तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम होना है उसके लिए पिछले 10 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस कर रहे हैं व्याख्या के साथ। इसके क्रम में आज हम लोगों का अंतिम वीडियो हो जाएगा 2019 के पेपर का। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोगों ने 2015 से स्टार्ट किया, 2019 तक का पेपर आज जो है वो डिस्कस हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि डेली आपको ये क्लासेस मिलती रहे तो इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए और साथ में यूट्यूब पर भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली टू डेली आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये क्लास शाम को डेली 6 PM पे डेली ये क्लास आपको मिल जाती है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं क्या कुछ क्वेश्चंस हैं। अभी हम लोग करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं, तो अब 2018 से जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उसमें करंट में क्या कुछ मुद्दे हो सकते हैं, करंट में क्या पोजीशन है, उस हिसाब से हम लोग इसको रिन्यू करके पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज देखेंगे अपना 131 नंबर का क्वेश्चन और इसमें आपसे कह रहे हैं कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और फिर जो कूट दिया है उसके माध्यम से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो कुछ तूफान वगैरह मतलब कि आए हुए हैं 2019 वाले, वो आपको मतलब बताना है कि कौन सी कंट्री उससे प्रभावित रही। ठीक है, तो पहला है डोरियन, दूसरा है हैजीबीस और तीसरा देखिए कौन सा है, तीसरा आपको मिल जाएगा लेकिमा और चौथा है मिटाग। ठीक है, तो ये सब थे और उस टाइम के थे। तो आज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लीजिए कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो 2019 में देखिए डोरियन जो है बहामास में आया था, हेजीबीस जो है जापान में आया था, लेकिमा चाइना में आया था, जबकि मिटांग देखेंगे तो दक्षिण कोरिया के जेजू में आया था। ठीक है, अभी अगर वर्तमान की हम बात करें तो वर्तमान में एक बहुत ही मतलब कि फेमस जो भूकंप कहेंगे वो आया था, बहुत ज़्यादा तबाही लाया था कुल मिलाकर के सितंबर 2024 से 2025 के मध्य। ये मतलब कई सारे आए हैं, लेकिन जो मतलब कि कोई स्पेसिफिक नाम से जाना गया है उसको हम आपको बताएंगे और वो कौन सा है, वो है कुनार। कौन सा है? कुनार। ठीक है, तो ये कुनार जो भूकंप है वो कहाँ पे आया था, आपको पता होना चाहिए कि ये अफ़गानिस्तान में आया था। कहाँ आया? अफ़गानिस्तान में आया था। ठीक है, इससे बहुत भयानक तबाही देखी गई है। 6 मैग्नीट्यूड का था। ठीक है, कितना मैग्नीट्यूड का था? तो 6 मैग्नीट्यूड का था और लगभग 1469 लोग जो है इसमें मारे गए और 3700 से भी ज़्यादा लोग जो है वो घायल हुए हैं। तो बहुत ही मतलब कि तबाही लाने वाला ये तूफान था। नाम था कुनार, आया कहाँ था? अफ़गानिस्तान में। भारत सरकार के द्वारा राहत कोष वगैरह दिया गया, लेकिन कोई ऑपरेशन वगैरह नहीं चलाया गया। तो इस वजह से आप बस यही जाने रहिए कि कुनार जो है वो कहाँ पे आया था। ठीक, चलिए आगे देखिए। कह रहे हैं अक्टूबर 2019 में भारत ने किस अफ्रीकी देश में अपना उच्च आयोग स्थापित करने की घोषणा की थी? तो उस टाइम पे सियरा लियोन में इसको घोषित किया था। आपको सियरा लियोन की ना मतलब लोकेशन ज़रूर जाननी चाहिए। यह एक अफ्रीकन कंट्री है और बहुत छोटू सा है वेस्ट साइड में, तो इसको आए दिन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इसकी जो है कैपिटल ज़रूर जाने रहिए, इसकी राजधानी है फ्री टाउन। ठीक, और जाकर देखिएगा मैप में कि किसके साथ इसकी बाउंड्री वगैरह लग जाती है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन कि नीति आयोग के अनुसार भारत में नवाचार सूचकांक 2019 में कौन सा राज्य शीर्ष रहा? तो पहले भी कर्नाटका शीर्ष पे था, आज भी कर्नाटका शीर्ष है, लेकिन 2024 में जो आया हुआ है उसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए जो नवाचार सूचकांक 2022 वाला था वो अभी हाल ही में जारी किया गया है। हाल ही का मतलब कल नहीं जारी किया गया है, 2024 में जारी किया गया है। ठीक है, तो 2022 वाला जो नवाचार सूचकांक था उसको 2024 में जारी किया गया है। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में देख लेंगे। सबसे पहले तो यही आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एडिशन है। ठीक है, तो ये तीसरा एडिशन है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। अगर हम लोग देखें कि जो मेजर स्टेट्स हैं उनमें टॉप 3 कौन से हैं, तो मेजर स्टेट में आपको कर्नाटका टॉप पे मिलेगा, उसके बाद सेकंड पे है तमिलनाडु, तीसरे पे आपको मिल जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, अगर हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न जो हिल रीजन है उनकी बात करें तो उनमें टॉप पे आपको सिक्किम मिलेगा, दूसरे पे आपको हिमाचल प्रदेश और तीसरे पे यूके क्या उत्तराखंड। ठीक है, आप मत समझ लीजिएगा यूनाइटेड किंगडम। चलिए वहीं अगर आगे हम देखें कि यूनियन टेरिटरीज या सिटी या स्टेट के हिसाब से देखें तो इसमें जो नवाचार सूचकांक है उसमें दिल्ली अपना टॉप पे रहा है, दूसरे पे है चंडीगढ़, तीसरे पे गोवा, चौथे पे है पुदुचेरी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने बहुत मुश्किल से खोज के एक एक चीज़ों को नोट डाउन किया है, तो इसके लिए लाइक वाइक तो कर ही सकते हैं आप। चलिए
अगर हम देखें कि अपने उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो अपने यूपी का ही हो जाता है, कोई भी रैंकिंग वगैरह आती है तो अक्सर यही पूछा जाता है कि टॉप पे कौन है और उत्तर प्रदेश की क्या पोजीशन है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें तो मेजर स्टेट्स की कैटेगरी में उत्तर प्रदेश की जो पोजीशन है वह 7th रैंक है। और अगर हम देखें कि उत्तर प्रदेश जो इनेबलर्स है उसमें रैंकिंग में कितने पे है, 15 पे है। परफॉर्मर्स जो है इसकी जो रैंकिंग है इसमें ये 5वें स्थान पे है। ओवरऑल इसकी रैंकिंग मेजर स्टेट्स में 7th पोजीशन है। सबसे फिसड्डी स्थानों में आपको झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ देखने को मिल जाएंगे। तो झारखंड सबसे ज़्यादा फिसड्डी है, 17वें रैंक पे, 16 पे है बिहार और 15वें पे है छत्तीसगढ़, ठीक है। तो रैंकिंग वगैरह में यही सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एडिशन कौन सा था, मेजर स्टेट्स कौन से हैं, यूपी की क्या स्थिति है और सबसे फिसड्डी कौन है और कौन जारी करता है, ठीक है। तो बस इतने सारे पॉइंट्स अगर पता रहें तो सामान्यतः जो चीज़ें हैं वो हो जाती हैं। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बुकर प्राइज 2019 की पुस्तक जो है गर्ल विमेन अदर के लेखक या लेखिका कौन है। तो अभी हम लोग अभी जो आया है उसको देख लेंगे, ठीक है। और उस टाइम पे अगर हम देखें तो बर्नाडीन इवारिस्तो थे, ठीक है। अभी अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में देखें तो बुकर प्राइज देखेंगे उसके पहले एक पॉइंट और जान लीजिए, नहीं तो पता चला कि अब मैंने मेहनत करके लिखा है तो कम से कम बता ही दूँ। देखिए जो हम लोग अभी देख रहे थे ना कि नवाचार सूचकांक, इसके संकेतक जो होते हैं ये देख लीजिए क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। 5 इनेबलर्स पिलर होते हैं, कौन कौन से। एक तो ह्यूमन कैपिटल यानी कि मानव पूंजी, इन्वेस्टमेंट, नॉलेज वर्कर्स, बिजनेस इन्वायरमेंट, सेफ्टी और लीगल इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये तो 5 इनेबलर पिलर्स हैं। वहीं अगर हम परफॉर्मेंस पिलर्स की बात करें तो जो अभी हमने देखा था ना कि परफॉर्मेंस पिलर में जो है अपना यूपी कहाँ पे था, 5वें स्थान पे था और इनेबलर्स में इसकी रैंकिंग कहाँ थी, 15वीं थी। तो वो उनके जो मतलब कि पिलर्स होते हैं, मतलब कौन से पोजीशन जो है जो दी जाती है वो कौन से आधार पर दी जाती है वो देख रहे हैं। तो परफॉर्मेंस के जो पिलर्स हैं वो देख लीजिए, एक तो नॉलेज आउटपुट है और दूसरा नॉलेज डिफ्यूज़न है, ठीक है। तो नवाचार सूचकांक के जो भी पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बताया। अब हम लोग देख लेते हैं जो अपना बुकर प्राइज आया है 2024 का, वो तो 2025 वाला नहीं आया है, 2024 का आया है, तो हम लोग उसको देखेंगे। तो बुकर प्राइज 2024 जो है 56वां एडिशन था। पहले तो यही जाने रहिए किसको मिला है, यानी कि कौन सी पुस्तक को मिला है। तो ऑर्बिटल ये क्या है, अब ध्यान से देख लीजिएगा कि जो बुकर प्राइज है ना ये नॉवल को मिलता है, ठीक है। कौन से तो मतलब कि ऐसा कोई नॉवल जो अंग्रेजी भाषा में हो और यूके या आयरलैंड में प्रकाशित किया गया हो, ऐसे किसी नॉवल को ये जो है बुकर अवार्ड मिलता है। तो आप देखिए कि ऑर्बिटल नामक एक नॉवल है जिसको समंथा हार्वेग जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर आधारित ये आपको नॉवेल मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा कि केवल 136 पन्ने का है और आज तक का लिखा गया दूसरा सबसे छोटा नॉवेल है जिसको बुकर प्राइज़ मिला हुआ है। अगर हम लोग बुकर प्राइज़ की बात करें कि सर्वप्रथम ये कब दिया गया था, तो 1969 में दिया गया था। किसको मिलता है, तो मैंने आपको बता दिया कि मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए, यूके या आयरलैंड में प्रकाशित कोई फिक्शन नॉवेल होगा उसी को बुकर प्राइज़ मिलता है, ठीक है। चलें आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि विश्व महिला एकल बैडमिंटन मुकाबले में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाने के लिए पीवी सिंधु ने फाइनल मैच में किसको हराया था, तो ये हो जाएगा नोजोमी ओकुहारा। और इनके नाम से लग रहा है कि कौन होंगी, जापान की ही होंगी, ठीक है। अभी जो ओलंपिक वगैरह हुआ है 2021 वाला नहीं, अगला जो हुआ है पेरिस में जो हुआ था, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, उसमें आप देखिए तो ये बहुत मतलब कि वहाँ पहुँच ही नहीं पाई 1 2 3 में। चलिए आगे देखेंगे। और अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं, और हाँ ध्यान रखिएगा जो मतलब कि अभी पेरिस ओलंपिक हुआ था उससे क्वेश्चन बना हुआ था आरओ में। तो ये मत सोचिएगा कि अब पेरिस ओलंपिक पुराना हो गया, नहीं, जब तक नया वाला नहीं हो जाएगा तब तक वो पूछे जाने वाले पॉइंट उसमें रह जाएंगे। आप एक बार ना मतलब कि पूरे के पूरे जो भी मेन मेन पॉइंट्स हैं, किसको कौन सा अवार्ड मतलब कि कौन सा मिला हुआ है मेडल वगैरह, वो सब देख लीजिएगा। इंडिया को ओवरऑल कितना मिला, ओवरऑल रैंकिंग कितनी रही है, और सारे के सारे पॉइंट्स आप देख लीजिएगा। जैसे इस बार जो पूछा गया था आरओ में, अमन सहरावत वाला पूछा गया था, बहुत फेमस रहे थे वो, क्योंकि शायद सबसे कम उम्र में उनके द्वारा कोई मेडल वगैरह लाया गया था। तो इस वजह से आप पूरा का पूरा वीडियो मतलब पूरा का पूरा जो उसमें टॉपिक है वो देख लीजिएगा, एक एक पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे।
जो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इनके द्वारा हाल ही में भूटान की किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया था? उस टाइम पे किया गया था मांग देक्षु विद्युत परियोजना। तो ये ना अब स्टैटिक जीके हो चुका है। हमसे पूछ रहते हैं कि जो मांग देक्षु जल विद्युत परियोजना है, दगाछु विद्युत परियोजना, कुरिछा विद्युत परियोजना और चुक्शा, ये सब कहाँ पे हैं? ठीक है, तो उस टाइम पे तो ये करंट अफेयर का मसला था, इस वजह से पूछा गया था। लेकिन अभी जो है ये स्टैटिक जीके हो गया है कि कौन से मतलब कि कंट्री से ये बिलोंग करता है। ठीक है, चलिए अभी देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन 137 यहाँ पे आपको मिलेगा। कह रहे हैं कि पैरा एथलीट दीपा मलिक, जिन्हें 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया, वो किस खेल से संबंधित हैं? तो इस तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं। जो अर्जुन अवार्ड मिला, राजीव गांधी अवार्ड मिला, अभी को पता है कि नहीं कि राजीव गांधी जो खेल रत्न अवार्ड है, अभी इसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया और खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये हाईएस्ट अवार्ड है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बनना एकदम लाजमी है कि जिनको दिया गया वो इस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो एक बार आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसको मिला, अर्जुन अवार्ड किसको मिला, जो भी फेमस अवार्ड्स हैं, चाणक्य अवार्ड किसको मिला। तो फिर आपको चीज़ें, सॉरी चाणक्य नहीं कहते, एकलव्य अवार्ड है और एक और है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, चाणक्य तो नहीं है मेरे ख्याल से, एकलव्य के गुरुजी जिनका नाम था उनसे एक अवार्ड आता है। खैर आप लोग देख लीजिएगा एक बार। तो चलिए अभी ये देखिए कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, मैंने आपको बताया कि इस खेल रत्न अवार्ड का जो है नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, तो मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड कर दिया गया। क्या? मेजर ध्यानचंद। ठीक है, ये अवार्ड इसका नाम हो गया। ठीक, और उस टाइम पे जो है जिनका दीपा कर्माकर का पूछा गया था, नहीं दीपा मलिक नाम है, और ये किससे संबंधित है? बैडमिंटन नहीं खेलती हैं। आप देखिए ये शॉर्ट पुट गेम से संबंधित है, यानी गोला फेंकने का काम करती हैं। और अगर सपोज दैट कोई ऐसा व्यक्ति है जो यूपी से बिलोंग करता है, तब तो ये भी देख लीजिएगा कि यूपी में कौन से इस मतलब कि ज़िले से बिलोंग करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा एक सौरभ चौधरी नाम के थे मेरठ से, अभी मुझे याद नहीं है कि वो कौन सा गेम खेला करते थे, लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, बहुत ज़्यादा मेडल वगैरह लाया करते थे, तो बहुत बार वनडे एग्ज़ाम्स ने उनको पूछ रखा है, नॉट इवन वनडे एग्ज़ाम्स, अपने पीसीएस ने भी उनको पूछ रखा है। ठीक है, चलिए तो किस ज़िले से हैं ये ज़रूर जानना चाहिए, बस अर्थे अपने यूपी के हों तो। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही सम्मेलन 2019 का आयोजन किस सिटी में किया गया था? तो ये 2019 वाला है, हम अभी करंट वाला देख लेंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा न्यूयॉर्क। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अभी हाल ही में कहाँ पे हुआ है। तो देखिए जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही सम्मेलन 2024 है, जिसको COP29 के नाम से जाना जा रहा है, उसको देख लीजिए। तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही सम्मेलन 2024 जो COP29 है, ये कहाँ पे हुआ? तो अजरबैजान की राजधानी बाकू में हुआ। ठीक है, तो अजरबैजान एक मिडिल ईस्ट कंट्री है, और ये आप देखिए कि इसकी राजधानी है बाकू, वहाँ पे इसका आयोजन किया गया। कब से कब तक? तो 11 से 22 नवंबर 2024 तक। ठीक है, तो अभी कहाँ पे हुआ है? अभी वाला ज़रूर जाने रहिए कि अजरबैजान की राजधानी बाकू में हुआ है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन। और अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि भारत का वैश्विक भूख सूचकांक, यानी कि जो हंगर इंडेक्स आता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, उसकी बात कर रहे हैं कि 2017 में क्या स्थान था। और अभी तो हम लोग नया वाला देखेंगे, तो उस टाइम की बात करें तो 100वां स्थान था। अभी धीरे धीरे आप देखिए कि भारत जो है ना बहुत ही मतलब कि कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा भूखमरी का शिकार होता जा रहा है। मतलब जहाँ पहले इसकी केवल एक मतलब कि 100 रैंक थी, आप देखेंगे दिन प्रतिदिन इसकी रैंक सुधार नहीं हो रहा है, कम मतलब कि ख़राब हो रही है। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 के बारे में सबसे पहले तो आप देखिए इसको कौन जारी करता है। ठीक है, तो अभी जो है हमने देखा था ना किसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। तो इसका जो जारी करता है, सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए। तो अगर हम जारीकर्ता की बात करें, यहाँ पे लिख देते हैं छोटा सा, थोड़ा बड़ा सा नाम है, कहीं यहाँ पे स्पेस तो है नहीं, चलिए इधर लिख देते हैं, बस आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। तो आयरलैंड का एक गैर सरकारी संगठन है और उसका नाम क्या है? उसका नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड। क्या नाम है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड। और एक और संगठन है जिसका नाम है वेल्ट हंगर हिल्फ। ठीक है, क्या? वेल्ट हंगर हिल्फ, और ये कहाँ का है? जर्मनी का। ठीक है,
तो ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ये दो संस्थाओं के द्वारा मिलकर के जारी किया जाता है। पहली संस्था आयरलैंड की एक गैर सरकारी संगठन है जिसका नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और दूसरा जर्मनी का एक गैर सरकारी संगठन जिसका नाम है वेल्ट हंगर हिल्फ। ठीक है, इन दोनों के संयुक्त प्रक्रम से ये जारी किया जाता है। ठीक है, अगर हम देखें तो जो है टोटल 36 ऐसे देश हैं जिनको इन्होंने गंभीर श्रेणी में रखा हुआ है। 4 संकेतों पे मतलब 4 संकेतक हैं जिनके आधार पर ये लोग अपना ये जो हंगर इंडेक्स है वो जारी करते हैं। पहले तो यही जानिए कि वो 4 संकेतक कौन से हैं। पहला जो संकेतक है वो है अंडर नरिशमेंट, यानी अपर्याप्त कैलोरी, अर्थात जितनी कैलोरी की आवश्यकता है उतना लोगों को नहीं मिल रहा है, और ऐसा जो है लगभग 13.7% लोगों में देखा गया। दूसरा है स्टंटिंग, यानी कि कद का विकास कम, यानी कि जितनी उम्र है जितना वजन है उस हिसाब से जो लंबाई है वो नहीं बढ़ रही है। ठीक है, और ऐसा जो है 35.5% बच्चों में देखा गया। वेस्टिंग तीसरा आधार है इनका, यानी कि वजन कम होना, तो जिस उम्र में वो लोग हैं उस हिसाब से उनका वजन कम है। 18.7% बच्चों में इस तरह की जो चीज़ें हैं वो देखी गई। 5 वर्ष से कम उम्र में कितनी मृत्यु दर है, तो 2.9% की बात है, मतलब कि ये ठीक है 2.9% है 5 वर्ष से कम उम्र में मृत्यु दर। ठीक, भारत में कितनी है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो टोटल इनके 4 संकेतक हैं, अंडर नरिशमेंट, स्टंटिंग, वेस्टिंग और 5 वर्ष से कम उम्र में बच्चों की जो मृत्यु दर है वो। ठीक, तो ये 4 तो हो जाएंगे हमारे संकेतक। अब हम देख लेते हैं कि कौन इसमें टॉप पे रहा है, कौन गंभीर श्रेणी में शामिल हुआ है, भारत की स्थिति क्या है। ठीक, तो अगर हम देखें कि सब सहारा रीजन और जो दक्षिण अफ्रीका है इसमें भूख की जो स्थिति है वो सबसे ज़्यादा गंभीर आपको देखने को मिलेगी। 6 देश, और वो 6 देश कौन से हैं, तो इसमें आपको ज़्यादातर वही मिल जाएंगे, मतलब कि अफ्रीका वाले, बुरुंडी, चाड, मेडागास्कर, सोमालिया, साउथ सूडान और यमन। ये चेतावनीपूर्ण जो श्रेणी है उसमें शामिल किए गए हैं। 36 देश तो ऐसे हैं जो कि एकदम गंभीर श्रेणी में शामिल किए गए हैं। और रैंक में अगर आप देखें तो टोटल 127 देशों को रैंकिंग की गई है, और उसमें भी अपने भारत की स्थिति देखिए तो 105। ठीक है, तो 127 देशों की मतलब की श्रेणी में भारत देश 105वें स्थान पे है। तो मतलब समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ भुखमरी की क्या कंडीशन है। और हालांकि जब भी ये आंकड़ा आता है गवर्नमेंट इसको मानने से हमेशा ही इनकार करती रही है, क्योंकि आप देखेंगे श्रीलंका जहाँ पे मतलब गृह युद्ध तक चल रहा था वहाँ की भी स्थिति हमसे ज़्यादा अच्छी बताई गई थी। और भारत का जो रैंक है वो जाने रही है, स्कोर 27.3% मतलब 27.3 रहा है। गंभीर श्रेणी में इसकी जो है इसको रखा गया है। ठीक है, तो कैसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है उसमें भारत की रैंक जो है कितनी है, तो बताना है ये। और डायरेक्ट मतलब स्टेटमेंट में जब पूछा गया था तो ये पूछा गया था कि उसने इतना स्कोर किया है, तो ध्यान रखिएगा कि 27.3 स्कोर रहा है, और 105 इसकी रैंकिंग रही है टोटल 127 देशों में। तो बस इतनी ही चीज़ें ध्यान से देखनी थी आपको। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन। और अगले क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, तो यदि आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि 2017 में जहां भारत देश में जो है 100वें स्थान पे था, वहीं मतलब कि 119 देशों में, वहीं 2020 में आप देखिए 107 देशों में उसका 94वां स्थान था, 2021 में 101वां स्थान था, और अभी जो है 2024 वाले में हमने देखा 105वां स्थान है 127 देशों में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उद्घाटित सीमा पार तेल पाइपलाइन किन 2 शहरों को जोड़ती है। ऑप्शन देखिए मोतिहारी और आमलेखगंज। तो ये मोतिहारी जानते हैं कहाँ है, बिहार में है। ठीक है, चंपारण के पास। दूसरा है दरभंगा और आमलेखगंज। तीसरा है मोतिहारी और काठमांडू। नन ऑफ द अबव, तो यही पहला वाला हो जाएगा, मोतिहारी और आमलेखगंज। ठीक है, आगे देखेंगे यूनेस्को की जो विश्व धरोहर समिति है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके पीछे का रीज़न ये है कि इस बार भारत देश के द्वारा इसकी अध्यक्षता वगैरह की गई थी, तो इस वजह से थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है। तो यूनेस्को विश्व धरोहर समिति मतलब द्वारा किस शहर में संपन्न हुए 43वें सत्र में जयपुर को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। अब देखिए किस लिए पूछा गया है, क्योंकि जयपुर को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था, तो फिर कहीं पर भी आयोजन हुआ हो क्वेश्चन पूछे जाने के चांस है। अब आप सोचिए भारत देश के भीतर ही आयोजन हुआ हो और भारत देश की किसी जो है स्थान को इसमें शामिल भी किया गया हो, तो क्या क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आराम से क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए ऑप्शन देखिए अजरबैजान बाकू,
बिश्केक किर्गिस्तान, या फिर मतलब कि इस्तांबुल तुर्की, या मार्केस मोरक्को। तो उस टाइम के हिसाब से इसका जो सही उत्तर है वो तो हो जाएगा ऑप्शन ए वाला बाकू अजरबैजान। अभी की हम बात करेंगे, और अभी की अगर हम बात करें तो आप देखिए कि अभी जो है ना कौन सा सत्र हुआ है, इनका 46वां सत्र हुआ है। ठीक है, तो यूनेस्को का जो विश्व धरोहर स्थल है उसका अभी हाल ही में 46वां सत्र हुआ है। कौन सा? तो 46वां एडिशन है। कहाँ पे हुआ है? तो ये अपने भारत देश के भीतर हुआ है। ठीक है, कौन सा मंडपम है? तो भरत मंडपम दिल्ली में। कहाँ पे? भरत मंडपम जो नई दिल्ली है वहाँ पर हुआ। ठीक है, कौन सा एडिशन? 46वां। क्या खास है? तो भारत देश के 43वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में असम के मोईदाम को शामिल किया गया। किसका? असम का मोईदाम जो है उसको शामिल किया गया। और ये मोईदाम क्या है? तो ये असम की टीला दहन प्रणाली है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा कि यूनेस्को का 46वां सत्र, और सबसे बड़ी बात कि भारत के द्वारा पहली बार है कि उसने यूनेस्को की अध्यक्षता की। ठीक है, और अभी इसको लेकर के टोटल हमारे देश में 43 ऐसे स्थल हैं जिनको विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया जा चुका है। पहले के 3-4 और लास्ट के 3-4 का हाल कम से कम 2020 से जो शामिल हुए हैं 2024 तक, इनको ज़रूर याद कर लीजिएगा। क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए आ सकता है, और ऐसे भी आ सकता है 40वां, 41वां, 42वां कौन है, और एक साइड स्थलों के नाम दिए रहेंगे और आपको मैच करना रहेगा। ठीक है, तो जब शांति निकेतन को शामिल किया गया था, खूब पूछा गया था, तो ध्यान से इसको ज़रूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब मिसलेनियस आ रहा है। करंट अफेयर वाला जो सिस्टम है वो ख़त्म हुआ है। हालांकि आप देखेंगे कि मिसलेनियस भी कई सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर से ही रिलेटेड हैं। तो कह रहे हैं भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो आप देखिए ये स्टैटिक जीके टाइप का भी क्वेश्चन है, मैसूर हो जाएगा। ठीक है, स्टैटिक जीके का ही क्वेश्चन है, टाइप का नहीं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कि भारतीय भाषाओं का जो केंद्रीय संस्थान है वो आपको कहाँ मिलेगा? मैसूर। और मैसूर कहाँ है? कर्नाटका में। ठीक है, कहाँ है? कर्नाटक में। तो चलिए कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इस तरह के संस्थान वगैरह बहुत पूछे जाते हैं। तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ये आपको वाराणसी में मिलेगा। भारतीय भाषाओं का केंद्रीय जो मतलब कि संस्थान है वो मैसूर मिलेगा, मैसूर कर्नाटका में। अगर भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान की बात करें तो ये है वाराणसी में। आलू शोध संस्थान पूछा गया है कई बार, ये शिमला में है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान जो है वो लखनऊ में है। और फिर आप देखिए गन्ना अनुसंधान संस्थान भी आपको लखनऊ में मिलेगा, विश्व अनुसंधान संस्थान भी आपको लखनऊ में मिलेगा, और चावल अनुसंधान संस्थान जो है वो आपको कटक में मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। इसमें बहुत सारे अनुसंधान संस्थान हैं, आपको सभी कुछ देखना पड़ेगा क्योंकि हर साल ही लगभग एक आध क्वेश्चन बन ही जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का सचिवालय वर्तमान में किस स्थान पर अवस्थित है? ठीक है, ऑप्शन देखिए, पेरिस, नई दिल्ली, गुरुग्राम, या फिर न्यूयॉर्क। तो कहाँ पे है गुरुग्राम? कहाँ पे है ये गुरुग्राम? ये हरियाणा में है। ठीक है, हरियाणा में। और ये जो ISA है मतलब कि इंटरनेशनल जो सोलर अलायंस है, इसको आप देखिए तो भारत और फ्रांस ने मिल करके जो है इनके संयुक्त उद्यम है ये, इसको स्टार्ट किया गया है। और अभी जो है एक ख़ास पॉइंट है जो करंट अफेयर में है, उसको मैं आपको बता देती हूँ। तो एक पॉइंट याद रखिएगा कि इस बार जो है ना इसकी अध्यक्षता वगैरह भारत के द्वारा की जा रही है। तो भारत ने ISO के महानिदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया है? इस ISO के महानिदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया है? ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा कौन है। नाम है उनका आशीष खन्ना जी। क्या नाम है? आशीष खन्ना। ठीक, तो ये ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, कब इसका मतलब गठन वगैरह हुआ था, कब स्थापना हुई थी? तो मेरे ख्याल से आपको पता ही होगा, 2015 में। कहाँ है हेडक्वार्टर? तो गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा और आपको यहाँ जानने को मिलेगा कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो सचिवालय है ये हरियाणा के गुरुग्राम में है, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान में स्थित है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की स्थापना की जो शुरुआत है मैंने आपको बताया ना कि भारत और फ्रांस ने 2015 में की थी, और वर्तमान में अभी देखें तो 104 से भी ज़्यादा इसमें जो है देश हो चुके हैं। ये पुराना आंकड़ा है। ठीक है, और अभी मेरे ख्याल से हाल ही में मालडोवा इसमें शामिल हुआ है। एक बार आप रीचेक ज़रूर करिएगा, मुझे जहाँ तक पता है मालडोवा ही अभी हाल ही में शामिल हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि दो कथन और कारण दिए गए हैं, कुल मिला के असर्सन रीजन का क्वेश्चन है। असर्सन में क्या है कि मानव विकास सूचकांक एवं सतत विकास लक्ष्य पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में धनात्मक संबंध है, और दूसरा SDG लक्ष्यों के आधारभूत आयाम शिक्षा और स्वास्थ्य से घनिष्ठता के साथ अंतर संबंधित है। ठीक है,
तो इसका जो सही उत्तर है वो ए वाला ही हो जाएगा। कथन और कारण दोनों ही सही हैं, व्याख्या भी कर ही रहा है। तो आप देखिए, मानव विकास सूचकांक जो है और सतत विकास लक्ष्य एसडीजी पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में आपको धनात्मक संबंध देखने को मिलेगा, क्योंकि नीति आयोग के द्वारा जो सतत विकास लक्ष्यों में से 13 सूचकांक सतत विकास लक्ष्यों में शामिल हैं और इन दोनों मानकों के अनुसार भारतीय राज्य निरंतर प्रगति कर ही रहे हैं, आज भी प्रगति ही कर रहे हैं। एसडीजी लक्ष्यों के आधारभूत आयाम में शिक्षा, स्वास्थ्य जो है इनसे घनिष्ठता के साथ अंतर संबंधित है। ठीक है, तो दोनों ही सत्य हैं। 145 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि नागरिक पंजीकरण प्रणाली जिसको CRS कहा जाता है, इसके अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म तथा मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना कानूनन अनिवार्य है। तो ये तो 21 दिन हो जाएगा। ठीक है, और हम लोगों का तो कोई कि ये पंजीकरण हुआ ही नहीं है, हम लोग कब जन्म लिए थे ये सब एग्जैक्ट किसी को पता ही नहीं है। आगे देखिए, तो नागरिक पंजीकरण प्रणाली जिसे हम लोग CRS कहते हैं, इसके अंतर्गत 21 दिनों के भीतर जन्म और मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य है। ये पंजीकरण प्रत्येक ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम मुख्यालय पर स्थित जन्म मृत्यु पंजीकरण कार्यालय में रजिस्ट्रार कार्यालय में कराया जाता है। और कैसे है? निःशुल्क है, पैसा भी नहीं लगता है। और देखिए, जन्म या मृत्यु की सूचना निर्धारित अवधि 21 दिन पश्चात परंतु 30 दिन के अंदर देने पर 2 रुपये विलम्ब शुल्क जमा करवाकर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, सपोज दैट आप 2-3 दिन लेट हो गए तो फिर क्या होगा? चलो 2 रुपये शुल्क दो, काहे बात का शुल्क? दंड है ना, फाइन लग जाता है लेट जो हुए। आगे देखिए, ये कोई पुस्तक थी कि द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन थे? ऑप्शंस के हिसाब से आपको देखना है तो पार्थ सारथी गुप्त, एस गोपाल, BR नंदा, बिपिन चंद्रा। आपने ध्यान से देखा होगा आरओ में भी एक पुस्तक पूछी गई थी, तो बहुत नई पुस्तक थी, मुझे तो पता ही नहीं था कौन सी है। तो ध्यान रखिएगा, बिपिन चंद्रा की तो हिस्ट्री आप लोग जरूरी पढ़ते होंगे। तो हो गया। आगे देखेंगे 147 नंबर का क्वेश्चन कि मजदूर किसान शक्ति संगठन जिसे MKSS कहते हैं, इसके नाम का जो सामाजिक आंदोलन है वो भारत में किससे संबंधित है? ऑप्शन देखिए, RTI एक्ट, RTI अधिनियम, या फिर मनरेगा, या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, यानी कि RTI एक्ट। ठीक है, तो मजदूर किसान शक्ति संगठन जिसे MKSS कहते हैं, इसका जो नाम है वो सामाजिक आंदोलन भारत में RTI अधिनियम से संबंधित है। मजदूर किसान शक्ति संगठन की स्थापना 1987 में हुई थी। 1987 में एक पर्यावरण से संबंधित घटना है, आप कमेंट करके बताइएगा 1987 क्यों हम लोग याद रखते हैं, क्योंकि UPPCS का वो फेवरेट है। आगे देखिए, इस संगठन को विशेष रूप से सूचना के अधिकार के लिए संघर्षों के लिए जाना जाता है। हालांकि भारत में सूचना के अधिकार हेतु आंदोलन की जो शुरुआत है वो 1990 में मानी जाती है। यह आंदोलन राजस्थान के मजदूरों के द्वारा स्टार्ट किया गया। 12 अक्टूबर 2005 से भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम प्रभावी हुआ है। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो राइट टू क्या बोलते हैं सूचना के अधिकार अधिनियम को, अरे हिंदी में ही जानो मारो गोलिए, क्या ज़रूरत है अंग्रेज बनने की। तो भैया जो सूचना का अधिकार है ना, वो कब हमारे यहाँ लागू हुआ? 12 अक्टूबर 2005 को। ठीक है, मेरे ख्याल से राइट टू इन्फॉर्मेशन होना चाहिए ना, यही होना चाहिए। आगे देखेंगे, और सेकंड लास्ट क्वेश्चन आ रहा है अब धीरे धीरे। देखिए क्या कह रहे हैं, चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणु शिल्प का संबंध किससे है? किस कला से? आभूषण, चित्रकारी, बांस कला, संगमरमर की नक्काशी। तो ये हो जाएगा बांस कला, बैम्बू आर्ट। ठीक है, चलिए। और तो चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की जो पुस्तक है नाम क्या है उसका? वेणु शिल्प, और इसका जो संबंध है वो बांस कला से है। वेणु शिल्प की बांस कला बिहार के समस्तीपुर जनपद के रोसड़ा से संबंधित है। और चित्राचार्य उपेंद्र के द्वारा लिखित अन्य पुस्तक में वैशाली की लिच्छवी हो जाएगा। तो लिच्छवी की वैशाली होता तो ठीक था, लेकिन वैशाली की लिच्छवी। ठीक है, चलिए, तो ये भी ठीक है, लिच्छवी जो है वो वैशाली की ही थी। आगे देखिए, ये व्यंग्यात्मक सेंस में हमने कहा है। आगे देखिए, एक साइड कार्यक्रम है, दूसरी साइड प्रारंभ वर्ष दिया गया है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। और पहला क्या है? अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम और समन्वित बाल विकास योजना, राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। ठीक है, आपके पास ईयर वगैरह दिए गए हैं, मैच कर लेंगे इसको। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी वाला, यानी कि जो राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया गया 1976 का है। समन्वित बाल विकास योजना कब की है? तो ये 1975 की है।
राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम ये 1983 का है। वहीं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 का है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन देखिए। तो कह रहे हैं राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, आपको सही बताना है। पहला कि भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। अच्छा, फिर कह रहे हैं राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 से अपनाया गया। भैया 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, ना कि राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया था। हमें सही बताना है। तो देखिए दो के दोनों ही गलत हैं, नीदर 1 नॉर 2। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो राष्ट्रीय पंचांग भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भारत में उपयोग आने वाले सरकारी सिविल कैलेंडर है या शक संवत पर आधारित है, ना कि विक्रम संवत पर। ध्यान रखिएगा, शक संवत पर आधारित है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ ये 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था, ना कि 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि 2019 का भी जो पेपर है वो आज इसी पॉइंट के साथ समाप्त होता है। तब हम लोग 2019 का भी पेपर सॉल्व कर चुके हैं। अगली वीडियो में हम लोग 2020 का जो पेपर है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। डेली क्लासेस की लिंक वगैरह वहाँ पे आपको मिल जाती हैं। और तो चलिए फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।